अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा टॉपिक अभी भी सेम वही चल रहा है और आज हमारा इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, फिर हम लोग कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। आज हम लोग इसमें 3 सब टॉपिक स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। फ्रॉम द डे वन हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर आपकी बुक में एक डिफरेंस का टेबल प्रॉपर बना हुआ है, तो आप यही याद कर लेंगे तो आपको सारे फीचर्स की समझ आ जाएगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किस तरह डिफर करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी देख लेते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस। सबसे मेन डिफरेंस ही ये आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में कि उनका न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता। क्यों प्रोमिनेंट नहीं होता? वो इसलिए प्रोमिनेंट नहीं होता क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, और वो इसलिए फ्लोट कर रहा होता है क्योंकि उसके जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसके जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से उनका जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, फ्लॉट करता है। अब न्यूक्लियर एनवेलप क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है, तो यूजुअली जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। इसी वजह से उनकी ये जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द ये क्या होती है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब इस वजह से उनका एक तो ये कि जेनेटिक मटेरियल फ्लॉट कर रहा है और यूजुअली जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, वो डीएनए होता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया का ये सेल है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये सपोज ये मैंने बैक्टीरिया बनाया है। ठीक है, ये बाहर इनका फ्लैजिला होता है, तो ये जो अंदर होता है ये इनका होता है जेनेटिक मटेरियल। इस तरह से फ्लॉट कर रहा होता है और ये यूजुअली क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और इस रीजन को ये जो प्रॉपर पूरा एक रीजन है जो कि एक मतलब कह लें कि किसी एनवेलप की वजह से तो कोई बाउंड नहीं है, ना इसके इर्द गिर्द कोई एनवेलप प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं प्रेजेंट। तो इस जो रीजन है जहाँ पे ये न्यूक्लियर इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जहाँ पे इनका, तो इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये जो मैंने लेबलिंग किया, आप ये इस डीएनए को न्यूक्लियोइड ना समझ लीजिएगा। ठीक है, ये जो इर्द गिर्द का ये प्रॉपर ये जो रीजन है ना, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, जिसके जिधर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से इनका क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड आप एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी याद कर सकते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स में वही बात है कि इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द क्या होती है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रॉपर प्रेजेंट होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है, इस वजह से इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनेलीज की बात करें, ऊपर ही अभी मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उनके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स में। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, दूसरा ये है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इसी वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में क्या आता है,
माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, गोल्जी अपरेटस आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, और भी डिफरेंट हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं, जो हम लोगों ने 7 to 8 आई थिंक सो हम लोगों ने इसमें ऑर्गेनेली स्टडी अब हम लोग कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को अब इनका आइडिया है कि हर एक ऑर्गेनेली क्या क्या इनका स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं नहीं होते, तो सारा कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग को आइडिया है इस बारे में। राइबोसोम्स की बात करें तो इनका साइज राइबोसोम्स का थोड़ा सा लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत। यूजुअली जो साइज होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स का, वो 70s होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स का होता है वो 80s होता है। ठीक है, तो माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी यूकैरियोट्स का क्या होता है, साइज बड़ा होता है राइबोसोम्स के। अगर सेल्स के साइज की बात करें, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो 10 टाइम्स स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। एवरेज के लिहाज से ये निकाली गई है कि वो 10 टाइम्स क्या होते हैं, 10 गुना स्मॉलर होते हैं। ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, 10 टाइम्स लार्जर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। ठीक है, लास्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है सेल वॉल। सेल वॉल जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब के इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और लेकिन यूकैरियोट्स की तरफ देखें तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि यूजुअली प्लांट्स या फंजाई के इर्द गिर्द क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स के इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये मैंने आपको बारहा बताया था कि एनिमल सेल्स के इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अगर ह्यूमन सेल्स की बात करें, ह्यूमन सेल्स की भी मैंने आपको बताया था कि उसको सेपरेटली स्टडी नहीं किया जाता, उसको एनिमल सेल्स में ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उनके सेल्स की काफ़ी रिजेम्बलेंस होती है एनिमल सेल्स के साथ ह्यूमन सेल्स की। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें सेल वॉल के, तो ह्यूमन सेल्स के भी जो इर्द गिर्द की सेल वॉल होती है वो भी प्रेजेंट नहीं होती। जिस तरह से एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती, ह्यूमन सेल्स के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि वो पॉलीसेकेराइड यानी पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन शुगर। ठीक है, तो ये लार्ज पॉलीमर होता है किस चीज़ का, अमाइनो एसिड और शुगर्स का। ठीक है, पॉलीमर का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलके बना हो। और इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स और शुगर्स आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, लेकिन जो ये यूकैरियोट्स की सेल वॉल आ जाती है, प्लांट्स की देखें तो वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। सेलुलोज एक केमिकल है। ठीक है, हम लोगों ने जब सेल वॉल स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रक्चर में देखा था कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर। तो प्लांट सेल्स में हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेजर जो इनका केमिकल होता है वो होता है सेलुलोज। और फंजाई की हम लोगों ने देखा था कि सबसे यूनिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये देखी थी कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से मिलके बनी होती है। ये चीज़ हम लोगों ने जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ा था, हम लोगों ने किंगडम्स की क्लासिफिकेशन की थी, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जब किंगडम फंजाई को अलहदा से क्लासिफाई किया गया था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि फंजाई की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो क्या होते हैं, उसकी सेल वॉल काइटिन से मिलके बनी होती है। ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, इसके अलावा किसी की सेल वॉल इससे मिलके नहीं बनी होती। और ये बहुत रिजिड और हार्ड ये स्ट्रक्चर होता है काइटिन का। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स का अब आप लोग को डिफरेंस अब अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में आता होता है। तो जब पेपर में आएगा ना, सपोज अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आएगा तो आप इनमें से भी कोई एक दो जो है वो डिफरेंसेस लिख दें तो ठीक है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने ये प्रॉपर तरीके से ये
हेडिंग्स बना के और ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, और इसके अलावा डायग्राम्स भी बना दीजिएगा। जिस तरह मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया की बनाई है उस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप बना दीजिएगा। और इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो जो बैक्टीरिया बनाया उसके अंदर आप थोड़े से राइबोसोम्स वगैरह भी बना दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में आप कोई भी प्लांट या एनिमल सेल जो आप बनाना चाहें बना सकती हैं, ठीक है। डायग्राम लाजमी बनाया करें, बेशक क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा, एग्जामिनर में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आपने डायग्राम्स बनानी है, अगर जिसमें सूटेबल हैं बनाने, मतलब बन सकती हैं, उसमें लाजमी आपने बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। मतलब वो सेल का फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से रिलेट करता है आपस में। अब हमें पता है कि एनिमल और प्लांट बॉडीज हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल टाइप्स प्रेजेंट है, ये बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स है ना, तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। अब हर टाइप जो है सेल की, हर टाइप वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रॉपर एक प्रोसेसेस चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ना, सारे प्रोसेसेस चलते हैं। जब ये सारी जो सेल टाइप्स होती हैं ना, ये आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, हर एक कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, तो फिर आपस में क्या होती है कि जब कोऑर्डिनेशन होती है फिर प्रॉपर एक प्रोसेसेस भी अंदर चलते हैं, प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब हर सेल की एक टाइप, सेल की एक टाइप है, वो डिफर करती है दूसरी टाइप से, ठीक है। ये हमें पता है, ऑलरेडी पता है किस तरह डिफर करती है। तो आप ये देखते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है साइज एंड शेप। हम लोग देख लें कुछ सेल्स की, ठीक है, उनकी साइज क्या होती है, शेप क्या होती है, और वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, राउंड होता है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर राउंड होता है, ऐसे राउंड होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये इसके अंदर क्या होती है, ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन होती है। ग्लोबुलर इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इसकी ग्लोब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, ये प्रोटीन होती है जो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है, ये एक प्रोटीन होती है। और ये क्यों प्रेजेंट होती है आरबीसीज के अंदर, क्यों ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं? असल में हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये होता है कि उसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है लंग से दूसरे पार्ट्स जितने भी बॉडी के आ जाते हैं ना, उसमें ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ही असल में आरबीसीज का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। और वो किस वजह से होती है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो जो एक प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग। इन सेल्स, ये सेल्स जो होते हैं ना, लॉन्ग इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या इनका फंक्शन होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। नर्व इम्पल्सेस क्या होती है, ये यानी कि ये नर्व सेल्स क्या करती हैं, कुछ कंडक्ट करती हैं नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं, वो सिग्नल को ट्रैवल करती हैं थ्रू आउट बॉडी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। हमारी बॉडी में जब भी कोई सिग्नल ट्रांसपोर्ट होना होता है ना, तो नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में वो ये क्या करती है, सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये असल में नर्व सेल्स का काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। नेक्स्ट आता है जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स यूजुअली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इन सेल्स के इर्द गिर्द थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। थिक वॉल्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, एक तो वो जाइलम सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, दूसरा ये है कि वो कंडक्शन करती हैं वाटर को। कंडक्शन अगर केमिस्ट्री के लिहाज से देखें तो कंडक्शन का मीनिंग होता है ट्रांसमिशन होती है हीट की, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किसकी हो रही है, वाटर की। तो ये वाटर की ट्रांसमिशन करते हैं, यही जाइलम सेल्स का मेन फंक्शन भी होता है। ये क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं वाटर की। किस वजह से करते हैं, उनकी जो थिक वॉल्स होती हैं उसके ज़रिए होती हैं। और साथ में ये जो थिक वॉल्स होती हैं ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं जाइलम सेल्स को,
क्योंकि थिक है ना, तो थिकनेस से ही पता लग रहा है कि वो साइलम सेल्स को क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया के लिहाज से देखें किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, क्यों होता है? ठीक है, रूट हेयर सेल्स यहाँ पे बताया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है। रूट हेयर सेल्स यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट, रूट है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑब्वियसली जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, क्यों होता है? ताकि उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके वाटर की और सॉल्ट्स की, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, इसी वजह से इसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं? सेल्स जिसने सिक्रीशंस करनी होती है, सेल्स में जिसने क्या करनी होती है, सिक्रीशंस करनी होती हैं, उनका कॉम्प्लेक्स होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस कॉम्प्लेक्स होता है। साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उनका कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जिन सेल्स ने क्या करनी होती है, सिक्रीशंस करनी होती है। जब हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस की ऑर्गेनेली स्टडी की थी, हम लोगों ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गोल्जी अपरेटस में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आगे फर्दर मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होने के बाद क्या होती हैं, वो फर्दर वो गोल्जी वेसिकल्स बनाते हैं, और गोल्जी वेसिकल्स या तो सेल के अंदर यूज़ हो जाती हैं, लाइसोसोम्स की फॉर्म में बन जाते हैं, तो यहाँ सिक्रीट हो जाती हैं आउट ऑफ द सेल। यही हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो क्या करती हैं, सिक्रीट हो जाती हैं आउट ऑफ द सेल। तो सिक्रीशंस में इसलिए क्या होता है, जिन सेल्स ने सिक्रीशंस परफॉर्म करनी होती है उनका कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और गोल्जी अपरेटस भी। ठीक है, इसके अलावा वो वाले सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है उनके अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट में ही देखा था कि वो असल में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रेगुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि असल में फोटोसिंथेसिस अकर करता है। ठीक है, तो जिन सेल्स ने क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है, उनके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि हर इंडिविजुअल सेल क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में, होल बॉडी में। यानी कि ऑल्दो कि ये इंडिविजुअल सेल्स हैं और सेल्स हम इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, तो साइज बहुत छोटा होता है कि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ठीक है, इतने छोटे साइज के होते हैं सेल्स, लेकिन ये कंट्रीब्यूट किस पे कर रहे हैं, प्रॉपर पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जैसे अभी हम लोगों ने जो कुछ एग्जांपल्स देखी हैं दोबारा से यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे नर्व सेल्स हैं, वो क्या कर रहे थे, कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस से क्या होता है, सिग्नलिंग पूरी थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बॉडी में, ये कोऑर्डिनेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि बॉडी के अंदर क्या होती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहती है हर एक चीज़ से। ठीक है, तो इस तरह से नर्व सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं बॉडी फंक्शनिंग में। मसल सेल्स की बात करें, मसल सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मसल्स की। तो ये किस चीज़ में हेल्प आउट कर रहा है, बॉडी में, मूवमेंट्स के लिहाज से। मसल्स ही हमारी थ्रू आउट बॉडी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मसल्स की प्रेजेंट है ना। तो मसल्स की किस चीज़ में हेल्प आउट कर रहे हैं, मूवमेंट्स में, बॉडी की मूवमेंट्स में हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, इनका ये रोल है। आरबीसीज देखें, अभी ऊपर देखें, जैसे कि ये क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन की मूवमेंट से करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, उसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है थ्रू आउट द बॉडी। डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो ये किल करता है फॉरेन एजेंट्स को, ये हमने ऊपर नहीं देखा। डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, किल करते हैं फॉरेन एजेंट्स को। ये डिफेंस सिस्टम के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है और आपका जो है वो ब्लड निकल रहा होता है, ठीक है, उसमें जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो डब्ल्यूबीसीज की वजह से होती है। ठीक है,
तो इस तरह से ये डिफेंस सिस्टम में हेल्प आउट करता है। तो ये बॉडी में किस तरह से रोल्स प्ले कर रहे हैं ये WBCs और RBCs। एक तो ये RBCs ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन की, ऑक्सीजन की। और दूसरा अगर हम लोग देखें WBCs की, तो वो किस चीज़ में हेल्प आउट कर रहा है, वो डिफेंस सिस्टम में हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं कुछ स्किन सेल्स। स्किन सेल्स ये थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारी ये सारी स्किन है, ये जो स्किन सेल्स होते हैं इनके, ये एज अ फिजिकल बैरियर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल्स। यानी कि ये क्या करते हैं, इस मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अंदर आएगी उसको रोकते हैं। फॉरेन जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको अंदर आने से रोकते हैं, या अंदर वाली चीज़ों को बाहर जाने से रोकते हैं। तो एज अ बैरियर के तौर पे ये एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर्स। यानी कि रिसेप्टर्स वो होते हैं जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मतलब सेंस, मतलब इसमें हम लोग हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं, रिसेप्टर्स उनको कहते हैं। ठीक है, तो स्किन सेल्स एज अ रिसेप्टर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं, जिसमें डिफरेंट हमारे पास इसमें सेंसेशंस आ जाती हैं, लाइक टेम्परेचर है, टच है, पेन है। जैसे हमें कोई पेन होती है, ठीक है, तो वो जो हम लोग सेंस कर रहे होते हैं, तो स्किन सेल्स एज अ रिसेप्टर्स के तौर पे भी एक्ट करती है। बोन सेल्स की बात करें, बोन सेल्स क्या करती है, डिपॉजिट करती है कैल्शियम को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में। बोन्स के अंदर क्या होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना बोन सेल्स का, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ स्पेसेस अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये उसको क्या करता है, डिपॉजिट करता है कैल्शियम। कैल्शियम डिपॉजिट करता है, इससे क्या इससे फंक्शन क्या होता है इनका, कि बोन्स को ये टफ करते हैं। तो बॉडी में ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सपोर्टिंग रोल, एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। किस तरह से, क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं बोन्स को। ठीक है, तो ये बोन सेल्स का काम होता है। तो ये वाला टॉपिक बस इतना ही था। होप सो अब आपको समझ आइए कि किस तरह से डिफरेंट सेल टाइप्स हैं, उनके डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स हैं और उनकी डिफरेंट फंक्शंस हैं, और किस तरह से वो बॉडी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे तो कुछ सेल्स के बारे में बताया ना, इस तरह से तो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, और हर सेल के डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके डिफरेंट सेल टाइप्स हैं, डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ बताए हुए हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इसका सब टॉपिक आता है वो ये है सेल्स एज एन ओपन सिस्टम। सेल्स एक्ट करते हैं एज एन ओपन सिस्टम। किस तरह से एक्ट करते हैं, ओपन सिस्टम क्यों सेल्स को कहा गया है? ठीक है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि सेल्स क्या करते हैं, सेल के बाहर कुछ जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं ना सेल के इर्द गिर्द बाहर, सेल्स क्या करते हैं उन सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन से अंदर लेकर आते हैं। एज हमने देखा था ना कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और एज अ बैरियर एक्ट करती है, सब्सटेंसेस को अंदर लेके आती है, बाहर लेके जाती है, कंपोजिशन को मेंटेन रखती है सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो इसमें सेल्स ने क्या करना होता है कि सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन से क्या हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। और सब्सटेंसेस क्यों सेल के अंदर आ रहे हैं, ताकि प्रॉपर मेटाबॉलिक अंदर के जो प्रोसेसेस है ना वो अकर हो, जैसे ऑक्सीडेशन अकर हो, रिडक्शन रिएक्शंस हो। तो ये वाले रिएक्शंस जो भी सेल के अंदर अकर होने हैं वो वाले रिएक्शंस अंदर अकर हो। ठीक है, फिर जब ये सब्सटेंसेस अंदर आते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर करते हैं, प्रॉपर पूरे प्रोसेसेस जब अकर होते हैं, एंड पे आके कुछ प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो कि सेल ने यूज़ कर लेने हैं, ठीक है, फर्दर यूज़ कर लेते हैं। बाय प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो यूजुअली मतलब वो सेल को खुद के लिए उसके लिए यूज़फुल नहीं है, मतलब उसने प्रोडक्ट्स बनाई हैं, ठीक है, लेकिन वो सेल्स खुद नहीं यूज़ करना चाहता, वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोई प्रोसेस अकर हुआ है, ठीक है, उसमें पूरा प्रोसेस अगर हुआ है, एंड में कुछ प्रोडक्ट्स बने हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स बने हैं। ठीक है, उनमें से जो प्रोडक्ट्स उसने खुद यूज़ करने हैं वो क्या होंगे, वो प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है,
अब बाकी भी कुछ उसने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, लेकिन वो खुद नहीं यूज़ करना चाह रहा। तो वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है दूसरे सेल्स को कि वो दूसरे प्रोसेसेस में आकर हो जाते हैं। तो ये होते हैं बाय प्रोडक्ट्स। तो बाय प्रोडक्ट्स असल में क्या होते हैं, या तो स्टोर हो जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ क्या होते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीट कर जाते हैं आउट ऑफ दिस सेल, ताकि दूसरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो सके और दूसरे सेल्स में फर्दर प्रोसेसेस अगर हो सके, ठीक है, दूसरे सेल्स में। तो इस तरह से सेल क्या करते हैं, एक्ट करता है एज एन ओपन सिस्टम के सब्सटेंसेस को भी अंदर लेके आया, प्रोसेसेस अंदर अगर हुए, प्रोडक्ट्स निकले और कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर भेज दिया। तो इस तरह से ये ओपन सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेल्स किस तरह से एक्ट करते हैं एज एन ओपन सिस्टम, ठीक है। तो आज हमारा फाइनली ये जो सेकंड टॉपिक था सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो सेल साइज, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। ये आपने जितने भी आज मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा सेलुलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस किस तरह से रिलेशनशिप है उनका, वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो सेल्स है एज एन ओपन सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक का हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं ना, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये सारा टॉपिक आपने याद करना है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो एक प्रोडक्ट स्टोर है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का स्टोर है। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, अगर आपने कुछ बाय करना है तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।